समझती हूँ कि ये जो पहल यहाँ कोटा शहर में लोकतंत्र बचाओ समिति की ओर से हुआ है, ये आज के ज़माने में ये बहुत ही प्रासंगिक है। हम लोग, हो सकता है हम लोग सब पार्टी में अलग अलग विचारधारा से हम लोग काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारे देश की संविधान के ऊपर जो एक ज़बरदस्त हमला है, तो ये निश्चित रूप पर साबित हो गया पिछले 10 साल की आरएसएस बीजेपी की सरकार की नेतृत्व में कि अगर हमें बचना है, मजदूर किसान की, महिला के रूप में, छात्र युवा के रूप में अगर हमें बचना है तो संविधान और लोकतंत्र के लिए एकता बनाना बहुत जरूरी है। और इस विषय पर आपने यहाँ एकता आधारित मंच का जो गठित किया है, मैं समझती हूँ कि हर शहर में इस प्रकार का मंच अगर गठित हो तो हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही मौका मिलेगा। हालांकि हमने देखा कोटा शहर की जो आपकी सांसद है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो जब वो हमारे संसद में पहले उन्होंने अपना कदम रखा तो सिर झुकाकर उन्होंने कहा कि इस मंदिर की रक्षा हम करेंगे। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर करना चाहती हूँ कि उस संसद के एक बहुत बड़ा पद है, वो पद है स्पीकर साहब का पद, और आपके कोटा के सांसद हमारे देश के इस बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ वो उपस्थित है। लेकिन यहाँ कोटा में आकर कल जब मैंने देखा कि लगभग 200 दिन जेके सिंथेटिक के मजदूर और उनके परिवार बारिश गर्मी बराबर उनके लिए है और अपने कानूनी हक के लिए धरने पर बैठे हैं, कलेक्टर पर बैठे हैं, लेकिन कोटा की सांसद पहुंचने की बात तो दूर है, उनकी हाल चाल हक पूछने के लिए भी किसी को भेजा नहीं। तो ये क्या मिसाल है गणतंत्र का। मैं यहाँ किसी विशेष की आलोचना के लिए नहीं खड़ी हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि सांसद, जो भी सांसद हो, किसी भी दल के सांसद हो, जब अपने क्षेत्र के इतना बड़ा एक कानूनी जीत के आधार पर सरकारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हकों को समझकर पूरा करे, उस समय अगर सांसद महोदय गायब होते हैं तो भैया लोकतंत्र बचाव का संघर्ष उस कलेक्टरेट की गेट से शुरू है, जो हम लोग सब उसके साथ। इस मंच से मैं फिर एक बार एकजुटता प्रकट करती हूँ हमारे बहादुर भाइयों बहनों से, उनकी नेताओं को मैं बधाई देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष का समर्थन के लिए, एकजुटता प्रकट करने के लिए और भी लोग इसमें शामिल होकर दबाव डालकर सांसद महोदय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। मेरे प्रिय साथियों, जब हम लोकतंत्र बचाव के बारे में आज जब हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? हम लोग लोकतंत्र शब्द से हम क्या समझते हैं? इसकी अलग अलग सोच हो सकती है।
भी अगर हम शुरू करते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक देश का जो डिक्शनरी का जो अर्थ है वो ये है कि उस देश का सरकार चुनाव आधारित सरकार, हर व्यक्ति का वोट आधारित सरकार का गठन होता है। ये एक लोकतांत्रिक देश का एक सबसे बड़ा एक तस्वीर और आधार है। अगर ये सीमित परिभाषा को भी अगर हम माने कि एक लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ है वोट आधारित सरकार, और उस संसद को जो संसदीय प्रणाली का एक ढांचा है संवैधानिक, उसको चलाने के लिए जो नियम है कर देखें। आखिर हमारा जब संविधान का गठन हुआ और संविधान का विशेष विधानसभा का गठन हुआ, उस समय जो हमारे सदस्य उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में थे वो भी वोट के साथ आए थे। प्रदेश के वोट जो बने थे विधानसभा, उसके आधार पर वो चुनकर वो वहां आए थे। लेकिन वोट देने वाले कौन थे? वो तो ब्रिटिश जमाना था ना। उस समय वोट सबका नहीं था। उस समय अगर जिसके सिंथेटिक का फैक्ट्री था और बहुत सारे बिरला टाटा की उस समय फैक्ट्री थे, उनके मजदूरों का कोई वोट का अधिकार नहीं था। उस समय कुल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को देने वाले जो वोटर थे वो हमारे देश के वो 10-15% के लोग थे जिनके पास संपत्ति था। जो संपत्ति वाले थे और जो एक विशेष शिक्षा पाकर, जिसको शिक्षित कहते थे, एजुकेटेड कहते थे ब्रिटिश की भाषा के तहत, वो ही वोटर थे। लेकिन जो वहां विधान में जो बैठे थे, क्योंकि आजादी के संघर्ष के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आजादी के संघर्ष के मूल्य को सामने रखकर वो विधान को उन्होंने, वो संविधान को उन्होंने बनाया, जिसमें 10% की जो सीमा संपत्ति वालों की वोटर का था, उसको तोड़कर वोट का अधिकार एक सार्वजनिक अधिकार बना और सबको वोट देकर ये संविधान ने लोकतंत्र का एक कदम आगे बढ़ाया। आज इस अधिकार को अगर हम देखें, हम कहाँ खड़े हैं आज? क्या वो वोट का अधिकार जो किसी भी संसदीय प्रणाली आधारित देश का अधिकार है, हम आज अपने को कहाँ पाते हैं? ये किसी की बाप की मेहरबानी नहीं है कि एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब को वोट है। ये उनकी अपने संघर्षों के कारण, लेकिन आज जब से आरएसएस बीजेपी के सरकार का गठन हुआ, उनकी जो संस्कृति है, जिन्होंने आजादी की संघर्ष का एक कदम नहीं रखा, जिनके आइकॉन हैं, जिन्होंने ब्रिटिश के सामने 3 बार चिट्ठी देकर माफी मांगने का पत्र दिया, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुसलमान को कैसे विभाजन करा। अरे जिन्ना से पहले वो लोग थे जिन्होंने पहले कहा कि हिंदू मुसलमान अलग अलग देश है, कभी एक हो नहीं सकते। वही लोग थे जो आज हमारी संसद को चला रहे हैं। वो लोग थे। आज उनकी राज में पिछले 10 साल संवैधानिक अधिकार पर क्या आज हालात है? बिहार के संबंध में आप लोग सब जानते हैं, जो 65 लाख लोगों की वोट चोरी होकर उन्होंने एक सूची जाहिर किया चुनाव के 2 महीने पहले। 65 लाख वोटर, और वो वोटर कौन है? वो वोटर संपत्ति वाले नहीं है। वो वोटर कौन है? वो वोटर वो बिहार के वो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो इस पूंजीवादी समाज की क्रूर शोषण के आधार पर अपने घर रहकर नौकरी नहीं कर सकते, दूर दराज जाकर शहरों में रिक्शा चलाकर, सड़क बनाकर
वहां जाकर वो अपनी जिंदगी कमाने का मजबूरी है उनकी, और आज उनको जो तोहफा दिया गया है उन सब का वोट काट दिया। हमारे सामने वो सूची है जो बिहार के दलित, जो बिहार की महिलाएं, जो बिहार के गरीब मुसलमानों का वोट काटा गया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सब गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जब हमने याचिका दर्ज की, सभी हम लोग हैं, हमारे साथी कांग्रेस के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी वहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करके। हमारा याचिका का आधार क्या है? पहली बात यह है, ये वोट का अधिकार सबका है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस का मतलब आजाद, स्वायत्तता आधारित, आज इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी आरएसएस सरकार की दबाव से या उनके अपने आदमी नियुक्त करके कानून बदलकर, जहां सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का था हटाकर उनका अपना अधिकार बना लिया कि हम तय करेंगे कौन होगा इलेक्शन कमीशन की, और उसके आधार पर तमाम वोटर लिस्ट की चोरी करके इलेक्शन कमीशन आज बीजेपी वोट कमीशन के रूप में काम कर रहा है। इसलिए वो वोट चोरी को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल वहां उपस्थित हुए, और राहुल जी और उनकी तमाम साथी, तेजस्वी यादव जी और उनके तमाम साथी और तमाम वाम दल एक होकर वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये अभी हमने देखा, सिर्फ एक मिसाल देती हूँ, 923 पोलिंग स्टेशन में 923 कितने हैं, और इसमें कितने बूथ हैं जहां उन बूथों पर जो वोटर गायब हो गए उनका एक ही कारण लिख दिया, सब मर गए, और जो मरे हुए हैं उनकी 80% 20 से 40 साल के लोग हैं। तो या तो ये नीतीश कुमार सरकार की ये हालत है कि 20 के 40 उम्र की तमाम नौजवान बिहार में मौत के घाट उतारे गए हैं, या तो ये सच है, या ये जो असल सच्चाई है कि उनका तमाम वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया। मौत मतलब बड़े हुए लोगों के नाम पर, लेकिन वो सारे के सारे जिंदा हैं। हकीकत है। तो एक तो वोट चोरी का, ये जनवादी प्रणाली, संसदीय प्रणाली का जो बुनियादी अधिकार है, उसको समाप्त करने के लिए जो आज साजिश है, और उसी के आधार पर एक के बाद एक नई नई बातें हर संसदीय क्षेत्र से निकल रहे हैं। तो अगर संसदीय प्रणाली को बचाना है तो ये वोट की चोरी की जो प्रक्रिया बीजेपी आरएसएस ने शुरू किया, उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए, जैसे बिहार में सब एक होकर हम लड़ रहे हैं, वैसे राजस्थान में भी सब एक होकर लड़ेंगे। ये बात है संसदीय प्रणाली की। संसदीय प्रणाली का केंद्र, जैसे मैंने कहा, संसद है। अब संसद के काम करने के कुछ नियम हैं, विपक्ष है और सरकार चलाने वाले पक्ष है। अब जो विपक्ष के अधिकार है, वो विपक्ष के अधिकार हमारे संविधान में दिए गए, संविधान का पूरा हिस्सा है कि विपक्ष के आधार और अधिकार, ये दोनों सवालों को लेकर तब संसद चलेगा, वरना संसद समाप्ति कर लो और अपने को तानाशाह घोषित करके चला दो, ड्रामाबाजी काहे की है। अभी जो हालात है संसद की, पिछले 5 साल का अगर आप औसतन लेंगे, बीजेपी सरकार के आने के पहले
अभी पिछले 5 साल, इस चुनाव के 5 साल पहले औसतन दिन जो संसद की बैठक होती थी वो 155 दिन 365 दिन में वो बैठते थे। और आज का अगर आप संसद का औसतन दिन देखेंगे वो केवल 55 है। कहाँ 155 और कहाँ 55, और उस 55 में भी जो विपक्ष का अधिकार है कि विपक्ष मुद्दा तय करेगा और सरकार उससे बातचीत करके उस संसद में क्या बहस होगी उस पर बिजनेस का एजेंडा तैयार होगा। अभी तो संसद के दिन भी बहुत कम हो गए और उसके साथ साथ अगर 55 दिन भी बचे हैं, उस 55 दिन में भी सरकार अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रही है। आप सोचो, बिहार जैसे अहम मुद्दा, इलेक्शन कमीशन जैसे अहम मुद्दा पर वो बहस नहीं करने देना चाहते हैं और इसीलिए संसद को जानबूझकर रुकवा के वो एक के बाद एक कानून पारित करवाते हैं। याद करो, किसान विरोधी जो कानून, 3 कानून पारित हुआ बगैर बहस की, वो कानून पारित हुआ। आज भी उसका रिकॉर्ड देखो, जितने भी कानून पारित होते हैं, पहले बीजेपी आरएसएस के पहले जो यूपीए की सरकार थी उसमें जितने भी कानून लाए जाते थे, जो आखिरी अभी छपे हैं, उसमें 73% कानून जो उस मंत्रालय के संबंधित कमेटी, सर्वदलीय कमेटियां हैं, जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी, उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी दल हैं। तो कोई भी बिल का प्रस्ताव अगर आता था तो ऐसे तमाम प्रस्तावित बिल के 73% पहले सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में बहस होकर उनकी सिफारिश के आधार पर फाइनल बिल लेकर आते थे। 73%। बीजेपी की सरकार के समय अभी कोई स्टैंडिंग कमेटी कुछ नहीं है, अभी केवल सिटिंग कमेटी है 2 जन की, मोदी जी और शाह जी की, बस। अभी जितने बिल्स है, कहाँ 73%, अभी केवल जो पिछले साल, इस 1 साल की मैं बात नहीं करती, उससे पहले 5 साल, केवल 13% बिल्स को, कानून के प्रस्तावों को सर्वदलीय स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। ये शेम तो बात है ही। अभी इनकम टैक्स बिल पारित हुआ, ज्यादातर लोग तो इनकम टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये जो इनकम टैक्स बिल पारित हुआ उसमें ऐसे कुछ प्रावधान है, ऐसे कुछ प्रावधान है। पहले वो इलेक्शन बॉन्ड का था, दबाव डालकर पैसा लेते थे बड़े बड़े पूंजीपतियों से, अगर पैसा नहीं दोगे बीजेपी की फंड में तो कल तुम्हारे ऊपर ईडी पहुंच जाएगा। अब इस बिल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी घोषित कर लिया, अभी इस बिल में आईटी ऑफिसरों को ये अधिकार दे दिया है कि अगर वो कहते कि आपके ऊपर शक है कि आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपकी तमाम फोन, आपकी तमाम कंप्यूटर, आपकी तमाम जो भी रिकॉर्ड है वो सब ले जा सकते हैं बगैर बहस की। ये बिल 3 मिनट में पारित हो गया इसी सेशन। तो कहने का मतलब ये है, संसदीय प्रणाली जो हमारे संविधान का
सरकारी ढांचा का आधार है, उस पर आज जो हमला हो रहा है और उसकी आज जो वोट चोरी की शक्ल में हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा संसदीय प्रणाली बीजेपी की सरकार समाप्त करना चाहती है और समाप्त करके वो गुरु शिष्य परंपरा को इसमें लाना चाहते हैं कि भाई एक गुरु बाकी सब शिष्य, द्रोणाचार्य और एकलव्य, और अगर एकलव्य की हिम्मत हुई कोई सवाल करे तो सिर्फ अंगूठा नहीं कटेगा, पूरा अधिकार भी कट जाएगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर हमारे जनवादी अधिकारों को समाप्त करने और हमला करने के लिए ये लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली पर आज जबरदस्त चोट पहुंचा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। हमें उस बुलडोजर को रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, लोकतंत्र केवल वोट का सवाल नहीं। हमारे बहुत बड़े बुद्धिजीवी जो हमारे पार्टी के महासचिव भी रहे, केरल के मुख्यमंत्री भी रहे, उनका नाम है EMS नंबूदिरिपा। उन्होंने जब संविधान संबंधित बहस हुई, उन्होंने कहा कि जहां जनवादी प्रणाली का, संसदीय प्रणाली का अधिकार है, वहां आर्थिक जनवाद, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का अगर हम नहीं समझेंगे, आर्थिक जनवाद का अगर हम आधार नहीं समझेंगे और इस देश में आर्थिक जनवाद का अगर लागू नहीं होता है तो राजनीतिक जनवाद भी कमजोर होगा, वो कभी चल नहीं सकेगा। वो लिखे थे 50 साल पहले। आज अगर हम भारत की हालात और तस्वीर को देखें कि आज जो हमारे देश के संसाधन है उसका जनवादीकरण का अगर हम सोचे तो जनवादीकरण नहीं, ये कॉर्पोरेट एकीकरण हो रहा है। ये सब कुछ कॉर्पोरेट के हाथ। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट का मतलब बड़े बड़े पूंजीपति। कॉर्पोरेट का मतलब देश और विदेश के जो बड़े बड़े पूंजीपति है, वो तो 1990 से हम जानते हैं कि नए उदारीकरण नीतियों का तेजी से आगे बढ़ाने के आधार पर निजीकरण हो गया। सारी सरकार की जो सुविधाएं है इसको कम करने का प्रयास किया गया, वो सब जानते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, पिछले 10 साल इस बीजेपी RSS की राज में जिस अग्रसर रूप पर ये दिखाई दे रहा है कि आज 1% लोग हैं जिनके पास इस देश के 40% धन है। जो EMS ने कहा कि आर्थिक जनवाद की बगैर राजनीतिक जनवाद बचा नहीं पाएंगे, आज यही हालात हो रहे हैं। अगर मजदूर किसान के ऊपर हमला होगा, अगर उनकी आमदनी के ऊपर हमला हो रहा है जैसे हो रहा है, और अगर कॉर्पोरेट्स का बोलबाला होगा जैसे हो रहा है, तो पूरी जनवादी प्रणाली को ये खरीद कर हम वोट दे या ना दे, लेकिन पैसे के बल पर, भ्रष्टाचार के बल पर हमारे वोट को अगर हम देते भी हैं, उसका भी वो मैनिपुलेट करके वो अपने ही दल को देंगे। कौन सा मजदूर है जो टिकट किसी पार्टी का लेकर आज चुनाव लड़ सकता? कोई लड़ सकता? आज हमारे देश की संसद में
तिहाई सांसद बड़े बड़े करोड़पति हैं। आज संसद का और चुनाव का ये पूरा चरित्र बदल रहा है। और ये जो संबंध है आर्थिक स्थिति की और जनवाद की, आज हम देख रहे हैं कि मजदूरों की जीवन की, उनकी जीने के अधिकार पर जब इतना हमला हो रहा है तो कहां रहेगा जनवाद? अगर मजदूर भूखा रहेगा, अगर किसान को अपनी उत्पादन का सही उपज नहीं मिलेगा तो क्या जनवाद रहेगा? क्या ये जनवादी देश कहलाएगा जिस देश में और जिस देश की तमाम साधन कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे जो आज है। कल मैं एक गांव में गई, 12 गांव, जहां सहरिया जातियों के लोग रहते हैं। वहां हमने जन सुनवाई का हमने वहां एक संस्था है मानव सेवा समिति, उनके साथ मिलकर हमने जन सुनवाई। वहां हमने देखा कि पंचायत का जो कमरा बना हुआ है, वहां सरपंच है एक सहरिया जाति की बहुत बहादुर महिला अधूठी बाई। उन्होंने हमें बताया बड़े मुश्किल से सामंतों के खिलाफ लड़ाई लड़की पंचायत का वहां उन्होंने कमरा बनाया ताकि गांव वाले आकर अपने शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जो हालात है उस दफ्तर की, जब मैंने वो दफ्तर देखा और मुझे तब याद आया कि नया संसद और नया कोठी हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन एक सहरिया गांव की सरपंच के लिए एक छोटा सा कमरा के आसपास पूरा तालाब बन गया है। वो मैदान, वो वहां जा नहीं सकती है, आसपास की बाउंड्री की दीवार पर चढ़कर जाना पड़ता है। ये कौन सा जनवाद है? कहां जनता जाएगी? गांव की जनता कहां जाएगी? उस पूरे गांव में जमीन का लूट हो रहा है, उस पूरे गांव में पेड़ों को काटा जा रहा है, उस पूरे गांव में मनरेगा का 3 साल से कोई काम नहीं है, उस गांव में रास्ते नहीं है जहां जाए, उस गांव की औरतों की खून की रिपोर्ट में हेमोग्लोबिन का मात्रा 6 है, सिर्फ 6। लेकिन वहां कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए कहीं कोई सड़क बने, वहां नहीं। ये क्या जनवाद है? आप बताइए। ये जनवाद नहीं, ये पूंजीवाद का लूट का वाद है। और इसीलिए एमएस ने जो कहा कि आर्थिक जनवाद की संघर्ष को आगे बढ़ाना है, और आर्थिक जनवाद जब मजदूर किसानों का इस देश की साधनों में बराबर का हिस्सा का लड़ाई है, वो असली जनवाद होगा। और उस जनवाद के आधार पर उस जनवादी देश के सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार, जो जनवाद की धुरी है, वो मजबूत होगी। तीसरी बात जनवाद की बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया। उन्होंने क्या कहा? आखिरी जो उनका संसदीय जो विधान था, विधानसभा था, जब हमारे देश की संविधान को देश के सामने उन्होंने पेश किया, उनकी शब्द आज भी हमें याद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, आज हमारे देश में हर नागरिक की वोट का बराबर का मूल्य है, लेकिन जो वोटर का सामाजिक मूल्य है, जब तक जाति प्रथा है तब तक
वो सामाजिक मूल्य अगर असमान रहेगा तो ये जनवाद अधूरा रहेगा। जाति प्रथा जैसे आर्थिक जनवाद की बात ईएमएस ने कही, वहां अंबेडकर ने सामाजिक जनवाद की बात कही, जो हमारे देश में जाति प्रथा आधारित उस सामाजिक जनवाद के ऊपर आज भी एक जबरदस्त बाधा है। एक तरफ हमारे संविधान की जनवादी धर्मनिरपेक्ष सभ्यवाद आधारित हमारा संविधान है, और दूसरी तरफ जो आज बीजेपी आरएसएस की सरकार है, जनवाद तो मानते नहीं है और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो एक जबरदस्त हमला है। मैं अभी छत्तीसगढ़ गई मेरे प्रिय साथियों। क्यों गए छत्तीसगढ़? वहां जो दो ईसाई सिस्टर्स जो है वो कहीं अपने अस्पताल में जा रहे थे और उनके साथ 3 बालिक आदिवासी महिलाएं थी। जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो तुरंत बजरंग दल के लोगों ने उनको घेरा और जब पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा सिस्टर्स के लिए वहां अस्पताल में ट्रेनिंग कर हमारी वहां नौकरी लगेगी, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। तुरंत बजरंग दल के लोगों ने घेर कर पुलिस की उस रेलवे स्टेशन की जीआरपी के रूम में उनको बंद करके रखा और इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए कि वो मानव तस्करी कर रहे हैं और वो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं। हम लोग कोई भी जो यहाँ इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, हम लोग सब जानते हैं कौन धर्मांतरण जबरदस्ती कर रहा है, कौन घर वापसी जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग सब जानते हैं, यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं। बड़े बड़े मंत्री लोगों को घसीट घसीट कर लाकर कहते हैं घर वापसी और तिलक लगाते हैं जबरदस्ती। हम लोग सब जानते हैं ये मनोवादी लोग हैं जो करते हैं। लेकिन वहां हमने कमाल की एक सीन देखी, पुलिस मौजूद और वहां के बजरंग दल के लोग, जिसमें एक महिला भी थी, पुलिस के सामने मार रहे थे उनको, उनके साथ गंदे गाली गलौज कर रहे थे और बोल रहे थे मानो जो हम कह रहे हैं, दस्तखत करो, हम तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश का कानून या संविधान? ये कौन सा है हमारा अधिकार है? एक व्यक्ति के रूप में हम कोई भी धर्म को हम मानेंगे, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। किसी का ताकत नहीं है कि हमें बोले हम कौन सा धर्म में विश्वास करें। हम हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। हमारा बराबर का अधिकार ये संविधान ने हमें दिया। ये कौन होते हैं? बजरंग दल वालों ने इतनी बदतमीजी की थी, मारपीट की पुलिस के सामने, और वो नन्स को जेल में भेजा। हम लोग गए थे उनसे मिलने, क्या हालात उनके बने थे। 35-40 साल दूर इलाके में जाकर, जहां सरकार का कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, वो काम करते हैं। अरे अगर जबरदस्ती धर्मांतरण होता, थोड़ा अकल वाले तो हो। हमारे देश की 78 साल आजादी में अगर ईसाइयों का जबरदस्ती धर्मांतरण करते तो उनकी आबादी की संख्या आज भी केवल 2.3% क्यों होता? बोलो, क्यों होता? और फिर मुसलमानों के साथ
हालात हैं। रोज कहीं ना कहीं लिंचिंग का हो रहा है। इसी राजस्थान की मैं गई थी, हमारे पार्टी सचिव और किशन पारीक के साथ उस गांव में, अलवर में, जहां एक नौजवान दंपति के छोटा सा कमरा में 5 हट्टे कट्टे पुलिस वाले सुबह 5 बजे पहुंचे, दरवाजा को तोड़ा, चारपाई पर लेटी हुई 2 महीने की बच्ची के ऊपर उन्होंने कूदा। वो बच्ची की वही मौत हो गई, मृत्यु। वो कौन था? वो एक मजदूर, दैनिक मजदूर था। बाद में पुलिस वालों ने कहा, अरे ये तो गलत पहचान का हमने कर लिया। गलत पहचान? किसी के घर के अंदर किसी की ताला 5-6 बजे सुबह तुम घुसकर उसकी चारपाई पर बूट के साथ कूदते हो, ये गलत पहचान है। ये सही तुम्हारी पहचान है कि तुम इस बीजेपी आरएसएस की फौज के रूप में तुम हिंदुत्व राष्ट्र के नाम को लेकर तुम हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते। वो बच्ची हमारी सबकी है, वो बच्ची इमरान की नहीं है, वो बच्ची हमारे संविधान से जन्मी है और उसकी मृत्यु इस संविधान को कमजोर करता है। इमरान का जो दुख हुआ, राजिदा उनकी बीवी, उनका जो दुख हुआ वो तो है ही, लेकिन संविधान का अधिकार के ऊपर जो हमला हुआ वो चोट हमारी सबकी होगी। तो अल्पसंख्यकों के लोग सोचते हैं कि अरे ये तो मुसलमानों के ऊपर है, ये तो ईसाइयों के ऊपर है, हमें क्या फर्क पड़ता? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित के ऊपर अगर हमला हो, आदिवासी के ऊपर अगर हमला हो, मानववादी विचारधारा, जाति प्रथा आधारित अगर हमला हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो वो सोच है, वो सोच हमारे लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि यही सोच के आधार पर बीजेपी आरएसएस हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम लोग सब कमजोर हो जाएंगे तो वो बुलडोजर केवल मुसलमान का घर पर नहीं, वो बिहार के मजदूर के घर पर पहुंचकर उनका वोट का अधिकार ले लेगा। उस मजदूर का झुग्गी दिल्ली में उसकी दरवाजे पर पहुंचकर वो बुलडोजर से वो झुग्गी खत्म कर लेगा। कोई जो पूंजीवाद का, सांप्रदायिकवाद का जो हमला है संविधान का, वो किसी धर्म या जाति पर रुकेगा नहीं। वो अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए हमारे सबके ऊपर हमला है, ये हमें समझना है। और इसीलिए साथियों, ये जो लोकतंत्र बचाव का विषय है, हमें इसको, ये तीनों मुद्दों को सामने रखकर संसदीय प्रणाली, आर्थिक जनवाद और सामाजिक जनवाद, ये तीनों मुद्दे को सामने रखकर हमें अपने आंदोलन को, अपनी एकता को और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाकर हमें आगे बढ़ना है। और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि ये जो लोकतंत्र बचाओ आंदोलन कोटा ने जो पहल करने की, ये हम अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचकर अपना आवाज को बुलंद करेंगे और इस हमला का विरोध करने के लिए हम मजबूती के साथ देश बचाने की लड़ाई में हम खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।